बहनों को हम लोग एक अपनी टीम बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब को आप पूजिए मत। बाबा साहब ने कहा था मुझे पूजो मत, जिस दिन आप मुझे अच्छी तरीके से। भाई चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का मसीहा समझते हैं, मानते हैं। तो हमारा भारत वर्ष बहुत बड़ा है। यूपी में लगभग जो दलित मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रह चुकी हैं बहन मायावती, और कई बार ये रही भी हैं। और यहाँ पर एक बनी बनाई चीज़ हुई है, जहाँ पर एक हमारा समाज उभर रहा है। इनको और भी जगह हैं, और भी प्रदेश हैं बगल में, उनके उत्तराखंड है, वहाँ संघर्ष करना चाहिए जहाँ पर कभी भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बगल में दिल्ली है, कभी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बगल में पंजाब है, कभी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बिहार है, झारखंड है, असम है, कितने में राज्य गिना दूँ जहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। यूपी की नज़र कहाँ है भैया? यूपी में तो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी भी है। आप वहाँ भी जा करके अपना जो दलितों का मसीहा साबित करिए। नेशनल मीडिया बसपा की लड़ाई विपक्ष से दिखा दी, उस दिन भारत में दलित प्रधानमंत्री या फिर बसपा की प्रधानमंत्री बनना कोई रोक नहीं पाएगा। अभी पिछली सीटों में आपने देखा होगा, बसपा के 10 सांसद थे और सपा के 5 थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद 3 ही बचे थे सांसद थे। जनता भी जानती है बसपा के समय में जो विकास हुआ है, उस विकास को फिर से याद करें। बसपा का जो मिशन और मूवमेंट है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बसपा ही बढ़ा रही है। इसलिए अपना विकास, हम सही से कपड़ा भी पहने हुए हैं, इस सोफे पर बैठे हुए हैं, तो भी देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है। उन्होंने संविधान तो बनाया था, संविधान में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था, आज वो सारी चीज़ें लागू हुई है। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे साहब कांसी राम और बहन मायावती को जाता है। बहन मायावती और साहब कांसी राम ने पूरी तरीके मैं बताऊंगा अपने बारे में। मेरा नाम केपी राठौर है, कालिका प्रसाद राठौर। मैं बसपा महादेवा विधानसभा महासचिव हूँ। सर, अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आप क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ, और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को सादर नमन। नगर निकाय के चुनाव में आप सर किस तरीके के प्रत्याशी देखते हैं? नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी, देखिए सीधी सी बात है कि एक ही पार्टी है जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक का ध्यान रखती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाती है, वो है BSP। और हम इस नगर चुनाव में जो भी जनता है उनसे अपील करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर जितनी भी देखेंगे आप, बेरोजगारी को दूर करने वाली एक ही पार्टी है, बसपा। सर, तो जैसे बसपा कि के प्रत्याशियों को चुने और उनको जिताएं। भाजपा का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, और बहन जी का भी नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दोनों नाराएं एक ही हैं। देखिए, भाजपा के जहाँ तक सवाल है, आप इनके बारे में जानते हैं, चुपड़ी बातें, और किस तरीके से SC ST OBC के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, ये सार्वजनिक है, सारी दुनिया देख रही है। लेकिन पिछले 2 बार 3 बार 4 बार पूर्व में मुख्यमंत्री रही बहन मायावती के जो है कामों को पूरी दुनिया देख रही है, किस तरीके से उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा दिया और काम भी उन्होंने किया। बहुजन समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद भी बहन जी की इतनी कम सीटें आई, तो आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पर बहन कुमारी मायावती जी की पकड़ ढीली पड़ रही है? नहीं, ये एक चाल है, समय का जो बात है। कहीं भी किसी भी चीज़ में हवा बनते देर नहीं लगती, वो हवा बनेगा और फिर से बहन जी का सरकार बनेगा। बहुजन में एक युवा चेहरा बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की आक्रामक राजनीति की बहुजन समाज को ज़रूरत है? देखिए, ये विषय तो हटके है, लेकिन 2 मिनट बोलूँगा। अगर वास्तव में भाई चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का मसीहा समझते हैं, मानते हैं, तो हमारा भारत वर्ष बहुत बड़ा है। यूपी में लगभग जो दलित मुख्यमंत्री हमारे यहाँ रह चुकी हैं बहन मायावती, और कई बार ये रही भी हैं। और यहाँ पर एक बनी बनाई चीज़ हुई है, जहाँ पर एक हमारा समाज उभर रहा है। इनको और भी जगह हैं, और भी प्रदेश हैं बगल में, उनके उत्तराखंड है, वहाँ संघर्ष करना चाहिए जहाँ पर कभी भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बगल में दिल्ली है, कभी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बगल में पंजाब है, कभी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। बिहार है, झारखंड है, असम है, कितने में राज्य गिना दूँ जहाँ कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। यूपी की नज़र कहाँ है भैया? यूपी में तो मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी भी है। आप वहाँ भी जा करके अपना जो दलितों का मसीहा साबित करिए, वहाँ भी लोगों को आप जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाइए, वहाँ भी लोगों को सांसद विधायक मंत्री बनाइए, ताकि वहाँ के लोगों का भी विकास हो पाए। यूपी में तो बड़ी बनाई चीज़ें हैं। तो विधानसभा के चुनाव में देखा गया कि चंद्रशेखर आज़ाद सीधे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़े उनके सामने गोरखपुर में।
नतीजा आपके सामने था। लड़ना बहादुरी नहीं है, वहाँ का नतीजा आपके सामने था। लेकिन उन कांशीराम साहब का एक नारा था कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ो हराने के लिए, तीसरा चुनाव लड़ो जीतने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि मैं उन्हीं के नारे पे काम कर रहा हूँ। देखिए, अगर वास्तव में कोई मान्यवर साहब, देखिए मैं बोलूँगा दो ही साहब है, एक बाबा साहब, एक मान्यवर साहब। मान्यवर साहब के अगर सिद्धांतों पे चलते, तो इससे पहले मैं अपनी बातों को कह चुका हूँ। मान्यवर साहब का भी उद्देश्य था कि लोग संगठित रहें और पूरे यूपी में नहीं पूरे भारत में अपनी सरकार बने। अगर उनकी मिशन को फॉलो करते तो पंजाब, बिहार, राजस्थान कहीं देख लेते। ऐसा कौन सा रीजन है जो बहुजन समाज में दलितों की इतनी संख्या होने के बावजूद भी अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया? वोट डालो, राज करो। इसमें सबसे बड़ा रोल है मीडिया का। जिस दिन इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया बसपा की लड़ाई विपक्ष से दिखा दी, उस दिन भारत में दलित प्रधानमंत्री या फिर बसपा की प्रधानमंत्री बनना कोई रोक नहीं पाएगा। अभी पिछली सीटों में आपने देखा होगा, बसपा के 10 सांसद थे और सपा के 5 थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद 3 ही बचे थे सांसद थे। फिर भी लड़ाई सपा और भाजपा की दिखाई गई। जहां पर जो है एससी की वोट 32 से 35% है, वहीं जो सपा का मूल वोट 11-12% है। इस तरीके से बसपा हमेशा लड़ाई में मजबूत रहती है, लेकिन ये मीडिया की चाल है जो लड़ाई में बसपा को नहीं दिखाती। अभी अखिलेश यादव जी के द्वारा बरेली में मान्यवर कांशीराम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो क्या लगता है कि वो दलित समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, सपा की नीयत चाल सब हमारे दलित भाई समझते हैं। जिस तरीके से सपा की सरकार में दलितों का शोषण हुआ है, मैं बात करूं अगर छात्रावास की, इसमें भी जो है सपा के समय में ही 3% जो जनरलों का आरक्षण सपा सरकार ने ही दिया था। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि सपा किस तरीके से दलितों का जो नुकसान पहुंचाती है। अभी अखिलेश यादव जी के सामने एक नारा लगा है कि मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय सिया राम। तो आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, नज़रिया तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से दोनों युवा आपस में ये सारी बातें कर रहे हैं, बहकी कर रहे हैं, मुरारी लाल के रंगीन सपने के जैसा है। तो नगर निकाय चुनाव में आप क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे और किन मुद्दों पर वोट करें? नगर निकाय चुनाव में क्षेत्रीय जनता से एक ही बात है कि जनता भी जानती है बसपा के समय में जो विकास हुआ है, उस विकास को फिर से याद करें। बसपा का जो मिशन और मूवमेंट है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बसपा ही बढ़ा रही है, इसलिए अपना विकास, उनका विकास बसपा से ही संभव है। देश आज़ाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन कौन सा विकास है जो अभी तक नहीं हो पाया? पूर्ण रूप से अभी तक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। जो मिशन था हर घर शिक्षा पहुंचने का कार्य, जिस तरीके से उस बीच में मूवमेंट शिक्षा का बढ़ा, लेकिन तथाकथित सरकार, इस समय ये सरकार शिक्षा को गर्त में ले जाने का कार्य कर रही है, क्योंकि अधिकतर पढ़ाई बच्चे स्कॉलरशिप से उम्मीद रखते हैं, स्कॉलरशिप से उनकी पढ़ाई पूरी होती है। ये सरकार स्कॉलरशिप ना दे करके, स्कॉलरशिप पे जो घोटाला करके ये उनकी पढ़ाई में बाधा बन रही है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि गांव-गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर उनकी पूजा की जा रही है, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आप हमें पूजो मत, हमें किताबों में पढ़ो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल के जो युवा हैं वो भटक जा रहे हैं। आजकल के युवा और हमारे जो भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, इनको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। ये भटक जा रहे हैं। बाबा साहब सही कहते हैं, हमें किताबों में ढूंढिए, हमें मानिए मत। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं, जबकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा ज़रूरी बाबा साहब को जानना, उनके विचारों पर हमें चलना, ये ज़रूरी है। हम खुद कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह हमारे कार्यक्रम लगा हुआ है बाबा साहब का। अपने युवाओं को, माताओं बहनों को हम लोग एक अपनी टीम बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब को आप पूजिए मत। बाबा साहब ने कहा था मुझे पूजो मत। जिस दिन आप मुझे अच्छी तरीके से जान गए और हमें पढ़ लिए और हमारे रास्ते पर आप चलना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन मैं समझूंगा मेरा कहा हुआ बात सफल हो गया। नहीं बोलूँगा। हाँ, बाबा साहब के बारे में दो शब्द जरूर कहेंगे। बाबा साहब आज जो भी कुछ देन है, ये वो बाबा साहब की देन है। आज मान्यवर या फिर बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से इनका कार्य चल रहा है, आज अगर ये हम सही से कपड़ा भी पहने हुए हैं, इस सोफे पर बैठे हुए हैं, तो भी देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है। उन्होंने संविधान तो बनाया था, संविधान में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा था, आज वो सारी चीज़ें लागू हुई हैं। तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय
हमारे साहब कांसी राम और बहन मायावती को जाता है। बहन मायावती और साहब कांसी राम ने पूरी तरीके से संविधान को लागू कराने का कार्य किया है। हम लोग को अधिकारों को दिलाने का कार्य बहन मायावती के द्वारा, मानवर साहब के द्वारा हुआ है। जैसा कि बस्ती जनपद के ही वाल्टरगंज थाना, सोनार थाना के अंतर्गत देखा गया है कि बाबा साहब गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया, तो इसको लेकर आप अराजक तत्वों को किन नज़रिए से देखते हैं? ये खौफ है, ये खौफ है, ये डर रहे हैं बाबा साहब से। अब उनके मूर्तियों से डर रहे हैं, अभी ये सपनों में भी डरेंगे। लेकिन जो मिशन और मूवमेंट बढ़ चुका है, एक सोच फैल चुकी है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। और आप जानते हैं कि अभी तक ये ओबीसी समाज को भी हटा रहे, लेकिन अब ओबीसी समाज भी जागरूक हो रहा है। बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब ओबीसी के लिए जो कार्य किए हैं वो कार्य असराहनीय रहा है। हम अपने ओबीसी भाइयों से अपील करेंगे, बाबा साहब को पढ़ें। बाबा साहब ने ही आपको अधिकार दिलाए हैं। बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए और सबसे बड़ा कार्य उन्हें महिलाओं के लिए किया था। मैं आपको खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ, इससे पहले महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मानी जाती थी, लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके महिलाओं को अधिकार और सम्मान दिलाया, ये कार्य असराहनीय है, अद्वितीय है। ऐसा कोई कार्य भी तक न किया है, ना कोई कर सकता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसलिए महिलाएं भी बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को जानें। आज जो भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, डीएम एसडीएम बन रही हैं, राजनीति में निकल रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। आप हमारे चैनल के माध्यम से और क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देंगे? अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर जितना धूम धड़ाका से मना पाओ मनाओ, लेकिन इसके पीछे दीवाने मत हो जाओ। बाबा साहब को ठेस पहुँचेगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमें आप मत मानो, हमें आप जानो, हमें आप पढ़ो, आप उनके रास्तों, उनके बताए हुए रास्तों पर आप जो चलिए। यही मैं पूरे जनता से हम जो है उम्मीद करते हैं और अपनी बात भी रखते हैं कि वो बाबा साहब के विचारों पर चले, बाबा साहब को माने मत, बाबा साहब को जाने। और बाबा साहब के बारे में बताएंगे जो हमारे मजदूर भाई हैं। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए भी बहुत सारा, आप अगर आप लोग किताबों को पढ़ेंगे तो जानेंगे। पहले लोग 14-14 घंटे मेहनत करते थे, काम कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। लेबर, बाबा साहब ने लेबर यूनियन बनाया। बाबा साहब ने 8 घंटे, 14 घंटे की जगह 8 घंटे में ही इनको अब काम की छुट्टी मिल जाती है। नहीं तो पहले 14 घंटे काम करना पड़ता था। आज 8 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, रविवार की छुट्टी मिलती है। ये सब बाबा साहब का ही देन है। यहाँ तक कि जो हमारी जेब में नोटें होती हैं, आरबीआई की स्थापना बाबा साहब ने ही किया था। इनके ही बताए हुए चीज़ों पर आरबीआई स्थापित हुई थी। अगर बाबा साहब को नहीं मानते हो, जो भी सवर्ण है, कोई भी हो जो आज बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, नहीं मानते हो तो नोट मत रखो अपने पास, मत रखो अपने जेब में नोट। क्योंकि आरबीआई भी बाबा साहब के द्वारा ही चल रही है। उनके बताए हुए चीज़ों पर ही जो पर भी जो है, या आपकी जो है इसकी आरबीआई स्थापित है। मत रखो नोट। आप बाबा साहब को नहीं मानते हो, जाओ 14 घंटे काम करो 14 घंटे काम। लेकिन अगर बाबा साहब को आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते 14 घंटे काम करिए, नोट को बाहर फेंक दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब के द्वारा लाए गए चीज़ों का लाभ आप मत लीजिए। अभी कुछ संगठन है, कुछ संगठनों के द्वारा मध्य प्रदेश में एक प्रदर्शन किया गया था कि आरक्षण खत्म करो। तो वही मैं उनको बताना चाहूँगा, संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण दिया। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। जिस तरीके से हजारों साल तक हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया, हम लोगों की बातों को दबाया गया, हम लोग को शिक्षा से दूर रखा गया, ये हमें खैरात नहीं मिल रहा है। अभी हमें बराबर में एक बार आ तो जाने दो मेरे भाई। अब आरक्षण हमें कहाँ मिल रहा है? 15% की संख्या है, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। 10% तो पहले ही सेट है, 10% बिजनेस में सेट है। वो 5% में 10% उनको सीधा आरक्षण दिया जा रहा है EWS के नाम पर। उससे पहले उनकी संख्या 49% की थी। 59% तो आरक्षण उनके पास है, हमारे पास आरक्षण कहाँ है? हमें तो रोड पे ला के खड़ा कर दिया गया है। 10% उनके लिए एकदम आरक्षित, 49% मारपीट करेंगे वो भी, तो उनको तो आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है, हमें कहाँ आरक्षण है? हम लोग तो आरक्षण के लिए बदनाम हैं। आरक्षण तो उनको मिल रहा है। आज OBC की संख्या इतनी ज़्यादा है और उनको आरक्षण क्या मिला? आरक्षण के नाम पर लपन चूस मिला हुआ है। आज आरक्षण तो सबसे ज़्यादा आरक्षण समान वर्ग के लोगों को मिल रहा है।